अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम 4.1 उसकी स्टेटमेंट देखिए। ए मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद द 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज इट कट ए स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर। कह रहा एक आदमी है, लॉन मूवर चला रहा है यानी घास काटने वाली मशीन है। कितनी फोर्स लगा रहा है वो 40 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड कितना एंगल बनाता है वो फोर्स का 20 डिग्री। तो और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी ग्रास कट करता है 20 मीटर लॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, वर्क फाइंड करना है। सिंपल सा फार्मूला है वर्क का। वर्क जो था वो एफ डॉट डी के बराबर था। अब यहाँ डॉट खत्म कीजिए, एफ डी और साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। एफ की वैल्यू 40, डी की वैल्यू 20 और कॉस 20। इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा उसका वो 7.51 इंटू 10⁻² जॉल होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए जो 4.2 इसकी स्टेटमेंट देखिए। रेन ड्रॉप मास उसका 3.35 इंटू 10⁻⁵ kg फॉल्स वर्टिकली एट ए कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। करेक्ट, रेन ड्रॉप है जिसका मास बताया हुआ है, वो नीचे आता है एयर से। उसके ऊपर दो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी उसका वेट, और दूसरा फ्रिक्शन जो कि अपवर्ड होगी, एयर फ्रिक्शन। दोनों फोर्सेस कितना जो है ना वो वर्क करेंगी ये आपने बताना है। और वो डाउनवर्ड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 100 मीटर। तो अब यहाँ देखें, सबसे पहले डाटा लिखते हैं इसका। जो मास है उसका ड्रॉप का वो 3.35 इंटू 10⁻⁻⁵ kg गिवन है। उसके बाद अब एंगल की बात करते हैं, साथ में एंगल यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो डाउनवर्ड एक्ट करनी है, और जो डिस्प्लेसमेंट वो भी डाउनवर्ड है। तो ज़ाहिर सी बात है वो पैरेलल हुए तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये किसके लिए होगा? फॉर ग्रेविटी के लिए। जब आप ग्रेविटी की वैल्यू पुट करेंगे एंगल 0 डिग्री रखेंगे। और जब आप एयर ड्रैग की बात करते हैं यानी एयर फ्रिक्शन की, वो अपवर्ड एक्ट करेगी, लेकिन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है तो उन दोनों के दरमियान एंगल 180 आ जाएगा। तो फॉर फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन कह लें। ठीक है जी। तो ये साथ में मेंशन करना लाजमी। और हाइट जो वो कवर करेगा डाउनवर्ड वो 100 मीटर है। अब आपने दोनों की वजह से वर्क फाइंड करना है, यानी वर्क ड्यू टू ग्रेविटी और वर्क ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें वर्क का फार्मूला वो सिंपली वही एफ डॉट डी है। अब यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट करें जो हमारी हैं। तो पहले हम ग्रेविटी के लिए करते हैं, उसके साथ छोटा सा जी लिख दें बेशक। फोर्स कितना लगेगी? जितना वेट होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? जितना हाइट आएगी, और साथ में कॉस है 0 डिग्री। तो एम जी जो है एम लिख लें 3.35 इंटू 10⁻⁵, और साथ में जी जो है वो 9.8, और साथ में हाइट जो है 100, कॉस 0 वैसे 1 दे देगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर दें। वर्क अलॉन्ग वर्क ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो 0.0328 जॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो वर्क आपने लेना है फ्रिक्शन की वजह से। उसमें भी आप क्या करेंगे, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स कितना लगेगी अपवर्ड, जो कि उसी वेट के बराबर होगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है। तो और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा h, लेकिन अब जो एंगल है वो cos 180 होगा। मास की वैल्यू दोबारा 3.35 इंटू 10⁻⁵, और जी की वैल्यू वही 9.8, और हाइट की वैल्यू 100, लेकिन cos 180 -1 देगा, माइनस शुरू में आ जाएगा। तो आंसर आ जाए 0.0328 जो आंसर वही है, लेकिन माइनस का साइन वो नेगेटिव वर्क है। क्योंकि देखिए ड्रॉप नीचे आ रहा है, वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ 0 डिग्री, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो अपवर्ड है, तो इसलिए 180 आता है। ये 4.2 था। 4.3 की स्टेटमेंट देखें। 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kg lie flat on the table. How much work is required to stack them on the top of another? कर 10 ईंटें पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर और उनको स्टैक करना है, यानी कि पहली ईंट रखी इस तरह, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। 10 ईंटों को इस तरह आपने स्टैक करना है।
कितना वर्क होगा, और हर जो ईंट है उसकी जो थिक है, यानी कि जो हाइट वो लेगी ऊपर रखने के लिए हम लेंगे, वो थिक जो है उसकी वो 6 सेंटीमीटर है, 0.06। तो और मास जो है वो हर किसी को 1.5 है। अब पहली जो ईंट होगी उसको तो मूव नहीं करवाएंगे, उसी के ऊपर दूसरी ईंट रखेंगे, तो पहली ईंट को के लिए कोई वर्क नहीं होगा, ऑनवर्ड जो ईंटें होंगी उनके लिए वर्क होगा। तो हम इस पर डायरेक्ट जो है ना वो अप्लाई करते हैं, हर ईंट के लिए जो वर्क है वो लैडा कैलकुलेट किया जाता है सम टाइम, फिर ऐड कर किया जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन जर्नल फार्मूला तो वही F.D है, ठीक है जी। F ख़त्म करेंगे mg आ जाएगा। अब साथ में पहली ईंट को तो मूव नहीं करवा रहे 0h, दूसरी ईंट को मूव करवाने के लिए आपको चाहिए तो 1h, अगली ईंट को मूव करवाना तो क्योंकि दो ईंटें आ चुकी तो 2h, इस तरह अप टू सॉन कहाँ तक जाएंगे mg और फिर 9h। 10 क्यों नहीं, 0 आ गया ऑलरेडी, पहली मूव ही नहीं कर रही। उसके बाद इसमें से कॉमन लें, mgh बाहर ले लें, अंदर बच जाएगा 0 +1 +2 +3 +4 +5 6 7 और 8 और 9। अब यहाँ वैल्यूज लगा दें। मास जो है वो 1.5 है हर ईंट का, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, हाइट यानी थिकनेस जो है वो 0.06 है। इनका सम कर लें, इन सब का सम लेंगे, वो ऑलमोस्ट मेरे को 45 आता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें सबको, 40 जो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है 4.4 उसकी स्टेटमेंट देखें। ए कार ऑफ मास 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 km/h is brought to rest in 60 meter. Find the average retarding force on the car. What has happened to the original kinetic energy? कह रहा गाड़ी है जो कि मूव कर रही थी 54 km/h से, और 60 मीटर के अंदर अंदर उसे रेस्ट में लाया गया। तो बताएं कितना रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई की होगी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई उसकी। मास जो है गाड़ी का वो 800 kg है, और उसके बाद फिर उसकी जो इनिशियल स्पीड बताई गई है 54 km/h बताई गई है। उसको कन्वर्ट करें आप, 1000 से मल्टीप्लाई करें 3600 से डिवाइड, तो वो बनता है 15 मीटर/सेकेंड। और VF क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उसने कहा रेस्ट में आ गई विद इन 60 मीटर। तो D लिख लें या S लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, D ज़्यादा बेटर है, आपके फार्मूले में D चल रहा है। तो 60 मीटर आ गया। उसके बाद फिर हमने बताना है एक तो फोर्स कहाँ चली गई, और दूसरा जो है वो रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई। इसमें दो तरह से सोल्यूशन आ सकता है, या तो पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करें थर्ड इक्वेशन लगा के, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, फिर सिंपल फार्मूला F में से आप जो है ना फोर्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपने जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा वो अप्लाई कर दें, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने पढ़ा FD जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो हाफ m(V(F)² - Vi², ये फार्मूला था। F फाइंड करना है, D इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ नीचे, तो m(V(F²- Vi²। अब यह वैल्यूज़ लगा दें, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 D की जगह आप लिखेंगे 60, मास जो होगा वो 800 है, VF जो है वो 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस VI जो है वो 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, आंसर माइनस में आना है क्योंकि वो 0 है वहाँ पे, तो -1500 न्यूटन आंसर आता है। अब इस माइनस का ये मतलब है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, और जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की वो कन्वर्ट हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी, क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई की उससे फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ा था। तो ये साथ में एक लाइन लिख दीजिएगा जी। 4.5 उसकी स्टेटमेंट देखें। A 1000 kg automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long is released and rolled down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 Newton? करेक्ट गाड़ी है जिसका मास 1000 kg है, वो एक इंक्लाइन के ऊपर है। यहाँ पर जैसे ये थोड़ी सी डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट में, और फिर मूव करना स्टार्ट करती है नीचे, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट लेती है 100 मीटर, और फिर यहाँ बॉटम पे पहुँचने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमने बताना है। जो इस मोशन के दौरान जो रिटार्डिंग फोर्स होगी यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 480 न्यूटन है। कितनी हाइट पे थी गाड़ी, वो 10 मीटर। अब आपने बताना है बॉटम पे पहुँचने पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, आपने
कैलकुलेट करनी है। दो मेथड हैं, एक तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लग सकता है, या फिर आपने जो कन्वर्जन पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वो लग सकता है। तो दो अभी हमने वो तो यूज़ किया, अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। mgh हाइट पे जो एनर्जी है वो उसके पास पोटेंशियल फॉर्म में, नीचे आएगी तो काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और साथ में जो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगा देते हैं और हमें वो आंसर मिल जाएगा। हमें v यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो मास की जगह देखें 1000 आ गया, और g की जगह 9.8 आ गया, हाइट की जगह 10 आ गया, उसके बाद फिर हाफ m की जगह वो फिर दोबारा 1000, v हमने फाइंड करना है, वो एज इट रहने दें। f जो है 480 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, d जो है वो 100 है। अब यहाँ से v को सेपरेट कर लें। v को सेपरेट करेंगे तो ये जो ये प्रोडक्ट है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई और 1000 डिवाइड होगा, तो फिर क्या आ जाएगा जी, v स्क्वायर जो होगा वो 100 के बराबर आता है। फिर इसका स्क्वायर रूट लें तो वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट 4.6 देखिए, उसकी स्टेटमेंट में कहता है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए रिजर्वायर इनटू टैंक 10 मीटर हायर देन द रिजर्वायर इन 20 मिनट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, द पावर डिलीवर बाय द पंप। कह रहा है एक पंप है जो कि पावर वाटर को जना लिफ्ट करता है। तो वाटर जो है वो उसका मास नहीं बताया डायरेक्ट, उसका वॉल्यूम बताया गया है, और साथ में उसकी डेंसिटी बताई गई। उसका वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है। ठीक है जी। और उसके बाद उसकी डेंसिटी बताएगी वाटर की, वो आपको खुद भी पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और उसके बाद फिर बताया है कि वो टाइम कितना लेता है उसको पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, 20 मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, 20 मल्टीप्लाई बाई 60, तो जो आंसर आएगा इसका 1200 सेकंड बन जाएंगे ये। उसके बाद फिर हमने जो हाइट दी उसको, वो 10 मीटर दी उसके रिजर्वायर से, यानी सोर्स से। और हमने क्या फाइंड करना है अब, दो चीज़ें, एक तो पावर कितनी डिलीवर कर रहा है पंप जो उसको लिफ्ट कर रहा है वाटर को, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी में कितना इजाफा हो रहा है ये बताना है। क्योंकि हाइट पे जा रहा है वाटर, ज़ाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो उसका जो फार्मूला है वो mgh, तो m नहीं है हमारे पास, m हम पहले फाइंड करेंगे डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मास निकालें तो वॉल्यूम इधर जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास आ जाएगा। तो अब डेंसिटी जो है वो 1000 है और वॉल्यूम जो है वो 100 है। तो 10 पावर टोटल कितना हो गया, 10 पावर 5 हो गया, 10 पावर 5 kg। अब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, तो m की वैल्यू जो है वो 10 पावर 5, g की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू भी 10। ये 9.8 इंटू 10 पावर 6 जॉल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई। उसके बाद फिर अब पावर का फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क कितना हुआ जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो इसमें वैल्यूज लगाएं पूरी 9.8 इंटू 10 पावर 6, और टाइम जो है वो 1200। अब इसे डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगी। पावर जो है वो 8.2 इंटू 10 पावर 3 वाट आएगी। उसको बेशक आप 10 पावर 3 को ख़त्म कर दें, किलो वाट लिख दें। तो ये हो गया जी 4.6। अब 4.7 की स्टेटमेंट देखो छोटा सा ही है। तो उसमें कहता है फोर्स थ्रस्ट ये 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम ए रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। और उसमें कहता है व्हाट पावर इन किलो वाट मस्ट बी इंजन डेवलप। एक बॉडी उसके ऊपर फोर्स कितनी है 400 न्यूटन। इस 400 न्यूटन को ओवरकम करके वो मूव करती है एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लें पहले आप मीटर पर सेकंड में 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड करें, तो ये बनती है 22.22 मीटर पर सेकंड। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पावर कितना होगी और इंजन कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, और आंसर किलोवाट में देना है। तो पावर और जो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट था उसका वो पावर के बराबर था, ये प्रूव भी किया था हमने। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको एफ वी और साथ में cos 0 डिग्री आ जाएगा। cos 0 तो 1 दे देगा वैसे ही, और एफ की वैल्यू 400 आ गई, वी की वैल्यू जो है वो 22.22 मल्टीप्लाई करें तो पावर जो होएगी वो 8.9 इंटू 10 पावर 3 वाट। फिर उसने कहा था किलो में आंसर देना, किलो ये ख़त्म करें 8.9 किलो वाट आ जाएगा। तो ये 4.7। 4.8 की स्टेटमेंट देखें, हाउ लार्ज ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सलेट एन इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कितनी फोर्स चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इनिशियली जीरो वेलोसिटी से 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड तक, और डिस्प्लेसमेंट वो लेगा इस दौरान 0.05 मीटर। मास उसका 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब इस पे भी दो मेथड है, या तो पहले आप ए फाइंड कर लें, एक्सेलरेशन फाइंड करें थर्ड इक्वेशन से, उसके बाद F=m में लगा दें और फोर्स आ जाएगी, या फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ कर लें, उससे डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। उसमें क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में जो वर्क है आपका वो चेंज इन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, तो हाफ mv² - vi²। अब F फाइंड करना है, डी इधर आके 2 के नीचे 7 डिवाइड हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा m × vf² - vi²। वैल्यूज़ लगा दें हम, 1/2 डी की जगह 0.05, मास की जगह 9.1 × 10⁻⁻31, उसकी जगह वी एफ जो है वो 2 × 10⁻⁷ का होल का स्क्वायर, और ये तो ज़ीरो है वैसे ही। इसको सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा वो 3.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन। इतनी फोर्स चाहिए होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो 4.9 उसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। उसमें कहते हैं डाइवर वेजिंग 750 न्यूटन डाइव फ्रॉम ए बोट 10 मीटर हाई अबव द सरफेस ऑफ द पूल ऑफ वाटर, यूज द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड स्पीड एट द 0.5 मीटर अबव द वाटर सरफेस नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। कह रहा है एक आदमी है जो कि डाइव करता है 10 मीटर हाई बोर्ड से पूल के अंदर, जब वो 5 मीटर की हाइट पे आएगा तो उसकी स्पीड कितना होगी आपने बताना है। यानी एक आदमी है वो हाइट्स यानी छलांग लगा रहा है पूल के अंदर, टोटल वो हाइट जो कवर करेगा वो 10 मीटर होगी, लेकिन वो कह रहा है कि आप 5 मीटर के ऊपर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो आपने बतानी है। तो इसमें जो डाटा गिवन है वो उसका वेट है सबसे पहले, तो वेट जो है उसका वो 750 न्यूटन है, और उसके बाद H1 जो उसने कहा है वो 5 मीटर, और H2 जो है वो टोटल जो है वो 10 मीटर, और वी आई इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बाद में वो कितनी गेन कर लेगा वही हमने बताना है 5 मीटर के ऊपर, 5 मीटर कवर करने के बाद। तो हमने फाइंड वी एफ करनी है उसकी असल में, यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है एट हाइट 5 मीटर। इस पर भी वही लगाएंगे लॉस पोटेंशियल एनर्जी और गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा, गेन काइनेटिक एनर्जी और लॉस पोटेंशियल एनर्जी आएगा। गेन काइनेटिक एनर्जी में देखें क्या है, हाफ m vf² - vi², और जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा mgh2 - h1। तो लगा दीजिए वैल्यू, हाफ m की जगह आप लिखें, m कैंसिल हो जाएगा बल्कि दोनों तरफ अभी, तो हाफ m vf² आ जाएगा, और इधर mg और साथ में h mg और साथ में h1 h2 की वैल्यू 10, इसकी 5, तो mm से कैंसिल हो गया, vf रह गया, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में एम जी और साथ में ये क्या आ जाएगा 5। सारी वैल्यूज लगा दें, एम तो ख़त्म हो गया सॉरी, 2g h, जी की वैल्यू लगा दें 9.8, और h की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसमें अब आप स्केयर ले लें, दोनों स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, जो फाइनल आंसर आएगा वो 9.9 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अब 4.10 देखिए, जिसकी स्टेटमेंट देखें, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर, व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है इफ ही रीचेस द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि अब दो पार्ट है इसमें, पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं। कहता है एक चाइल्ड जो स्टार्ट करता है स्लाइड करना नीचे, स्लाइड कितनी हाइट से आता है वो 4 मीटर से, तो इनिशियली तो हाइट 0, फिर बाद में 4 मीटर हम उसको लिख लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, बाद में वो वेलोसिटी वी हो जाएगी जो हमने फाइंड करनी है ए पार्ट में। बी पार्ट में वो आपको बॉटम के ऊपर पहुंचने पे जो स्पीड है वो बता रहा है खुद, और कह रहा है कि टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस होगी, वो परसेंटेज में बतानी है, वो बी पार्ट है। तो पहले हम इसमें वेलोसिटी फाइंड करते हैं बॉटम पे पहुंचने पे। तो वही दोबारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला, तो हाफ mv2² - v1²
और इधर आ जाएगा mgh2 माइनस h1। अब आप m फिर कैंसिल कर दे दोनों तरफ, बाकी जो रह जाएगा वो हाफ सिंपली v1 तो 0 है तो v2 रह जाएगा सिंपल v2 स्केयर और माइनस इधर रह जाएगा g और साथ में h1 0 h2 रह जाएगा। v स्केयर फाइंड करना है, v2 स्केयर मतलब स्केयर तो हटा देंगे बाद में, स्केयर रूट लेके 2gh2 आ जाएगा। तो साथ स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ। v2 जो आता है वैल्यूज़ लगाने पे 2 9.8 और साथ में हाइट जो है 4, तो ये आ जाएगा जी 8.85 मीटर पर सेकेंड। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में जो है वो कहता है कि जब वो बॉटम पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वो ऑलरेडी बता रहा है खुद 6 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आप बताएं परसेंटेज ऑफ लॉस इन एनर्जी वो बतानी है आपने। तो परसेंटेज ऑफ लॉस इन एनर्जी वो हम निकालेंगे, सिंपल जो मैथमेटिक्स है। अब टोटल एनर्जी जो थी उसके पास हाइट पे वो कितनी थी, पोटेंशियल फॉर्म थी, वो हम लिख लेते हैं mgh, ठीक है जी। और नीचे आने पे कितनी आई काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ mv स्क्वायर आई, और टोटल कितनी थी mgh और मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे देखें, आपने पहले तो लॉस निकालना। लॉस कैसे पता चलेगा, हाइट पे जो थी वो mgh थी, बॉटम पे पहुंचने पे काइनेटिक हुई है हाफ mv स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस होगा वही बता देगा कितनी लॉस हुई है। फिर लॉस जो हुई है उसका परसेंटेज निकालना है, तो जो आपने लॉस करवाई है उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ऊपर देखें हम कॉमन आता है, अंदर बच जाएगा GH माइनस हाफ V और डिवाइडेड बाय mgh और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100%। m कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा GH माइनस हाफ V स्केयर ओवर GH मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इधर जो है वो जी की वैल्यू लगाए 9.8 और हाइट 4 वही दोबारा, और v जो अब गिवन है 6 है वो लगा दीजिए और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू वही 9.8 और हाइट 4। अब इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 54%। 54% जो एनर्जी है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन लॉस हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल हो गया आपके। नेक्स्ट इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।